भारत की हस्तकलाओं का कोई जवाब नहीं है ना? हर राज्य की अपनी एक अलग चमक और अपना एक गहरा इतिहास है। आज की इस चर्चा में हम सीधे चलेंगे आंध्र प्रदेश और गहराई से समझेंगे वहाँ की एक बेहद खूबसूरत और प्राचीन कला को, जिसे हम कलमकारी के नाम से जानते हैं। ये कोई साधारण कपड़ा नहीं है, बल्कि धागों और रंगों से बुनी गई एक पूरी कहानी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। 45। स्क्रीन पर दिख रहा ये नंबर कोई मामूली आंकड़ा बिल्कुल नहीं है। दरअसल ये उन 32 से 45 दिनों की कड़ी हाड़ तोड़ शारीरिक मेहनत को दर्शाता है, जो इस कला के सिर्फ एक टुकड़े को तैयार करने में लग जाते हैं। शुरुआत में ही ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर एक साधारण सूती कपड़े को मास्टरपीस में बदलने के लिए इतना लंबा समय और इतना समर्पण क्यों चाहिए। सच में इसके पीछे की कारीगरी बेहद जटिल और ख़ास है। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को अच्छे से समझते हैं। आज के इस सफ़र के मुख्य पड़ाव कुछ इस तरह होंगे। पहला, कलम की कारीगरी की शुरुआत कहाँ से हुई। दूसरा, प्रकृति से मिलने वाले रंग। तीसरा, सूती कैनवस को कैसे तैयार किया जाता है। चौथा, चित्रकारी की वो बारीक प्रक्रिया। पांचवा, कलमकारी की दो अलग अलग शैलियां। और छठा, कारीगर की मेहनत का असली मोल। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, कलम की कारीगरी की उत्पत्ति। सच कहा जाए तो कलमकारी के नाम में ही इसका पूरा अर्थ छिपा हुआ है। यह मुख्य रूप से दो शब्दों के मेल से बना है। पहला है कलम यानी पेन या लेखनी, और दूसरा है कारी, जिसका मतलब है कारीगरी या क्राफ्ट्समैनशिप। दोनों को मिला दें तो अर्थ बिल्कुल साफ है, कलम के द्वारा की गई कारीगरी। यह नाम ही इस कला की पूरी तकनीक को बेहतरीन ढंग से समझा देता है। अब अगर इसके इतिहास पर नजर डालें तो ये काफी दिलचस्प है। बात 13वीं शताब्दी के आसपास की है, जब आंध्र प्रदेश की चित्रकथी जाति के लोगों ने दुनिया को इस कला से रूबरू करवाया। इनका काम था गांव-गांव घूमकर नाटकों के जरिए रामायण, महाभारत और देवी देवताओं की कहानियां सुनाना। नाटकों को और भी असरदार बनाने के लिए इन टोलियों ने बड़े बड़े कपड़ों पर इन कहानियों को उकेरना शुरू कर दिया। समय के साथ ये कला इतनी निखर गई कि बाद में गोलकोंडा सल्तनत ने इसे खूब बढ़ावा दिया। धीरे धीरे मंदिरों में भी इन चित्रों का इस्तेमाल होने लगा, और फिर ब्रिटिश राज खत्म होने के बाद इस कला ने पूरी दुनिया में अपनी एक अलग और मजबूत पहचान बना ली। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पड़ाव की ओर, प्रकृति से प्राप्त रंग। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कलमकारी में किसी भी तरह के सिंथेटिक या कृत्रिम रंगों का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता। सब कुछ सीधे प्रकृति से आता है। इसका विज्ञान अपने आप में बेजोड़ है। पीला रंग चाहिए तो अनार के छिलकों का इस्तेमाल होता है, लाल रंग मैडर रूट से निकाला जाता है, और नीला रंग मिलता है नीम के पेड़ से। आउटलाइन बनाने के लिए जो गाढ़ा काला रंग लगता है ना, उसके लिए गुड़ के पानी और लोहे के कबाड़ को मिलाया जाता है। और अगर हरा रंग बनाना हो तो किसी केमिकल की जरूरत नहीं, बस प्राकृतिक नीले और पीले रंग को मिला लिया जाता है। ये प्रकृति और विज्ञान का एक बहुत ही प्राचीन, सुरक्षित और एकदम सटीक तालमेल है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, सूती कैनवास की तैयारी। ये प्रक्रिया प्राचीन और चतुर जुगाड़ की एक बेहतरीन मिसाल है। कैनवास तैयार करने के लिए सबसे पहले सूती कपड़े को गाय के गोबर और पत्तियों के घोल में डालकर कुछ घंटों तक छोड़ दिया जाता है। इससे कपड़े को एक समान ऑफ वाइट रंग मिल जाता है। फिर आता है एक बहुत ही खास कदम, इसे भैंस के दूध और हरड़ के पाउडर में डुबोना। ये कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि एक कमाल की तरकीब है। इससे ये पक्का हो जाता है कि पेंटिंग करते समय रंग फैलेगा नहीं। इसके बाद भैंस के दूध की तेज महक को हटाने के लिए कपड़े को बहती नदियों के पानी में लगभग 20 बार धोया जाता है और फिर कड़ी धूप में सुखाया जाता है। तब जाकर ये कपड़ा एक आदर्श कैनवास बनता है। चलिए अब रुख करते हैं चौथे पड़ाव का, चित्रकारी की जटिल प्रक्रिया। ये वो चरण है जहां असली जादू होता है, और इसके लिए बेहद कुशल कारीगरों की जरूरत पड़ती है। आउटलाइन बनाने के लिए इमली के पेड़ की टहनी का इस्तेमाल होता है, लेकिन रंग भरने का तरीका और भी दिलचस्प है। बबूल की लकड़ी को छीलकर एकदम नुकीली कलम बनाई जाती है और उसके ऊपर एक मोटा सूती कपड़ा बांधा जाता है। जब यह कपड़ा प्राकृतिक रंग को सोख लेता है तो कारीगर अपनी उंगलियों से उसे हल्का हल्का दबाते हैं। इससे रंग कलम की नोक से होता हुआ बिल्कुल सही मात्रा में कपड़े पर लगता है। ये काम इतनी बारीकी का है कि केवल अनुभवी हाथ ही इसे कर सकते हैं। एक जरा सी चूक और हफ्तों की पूरी मेहनत पानी में मिल सकती है। रंग भरने का काम पूरा होने का मतलब ये नहीं कि कारीगर का काम खत्म हो गया। अंतिम चरण भी उतने ही थका देने वाले हैं। रंगे हुए कपड़े को फिर से बहती नदी में अच्छी तरह धोया जाता है।
इसके बाद बारी आती है इसे फिटकरी यानी एलम वाटर में उबालने की। ये कदम बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से कपड़े को असली मजबूती मिलती है और रंग हमेशा के लिए पक्का हो जाता है। सबसे आखिर में सैंड ट्रीटमेंट देकर इसे कई दिनों तक तेज धूप में सुखाया जाता है। इस पूरी मशक्कत के बाद ही कलमकारी का एक शानदार कपड़ा पूरी तरह से तैयार हो पाता है। अब समझते हैं 5वें बिंदु को, 2 अलग-अलग कलमकारी शैलियां। भारत में मुख्य रूप से इसकी 2 शैलियां देखने को मिलती हैं, जो एक दूसरे से काफी अलग हैं। एक तरफ है मछलीपट्टनम शैली, जहां मुख्य डिजाइन बनाने के लिए ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक का सहारा लिया जाता है और कलम का उपयोग सिर्फ बारीक डिटेल्स को निखारने के लिए होता है। वहीं दूसरी तरफ है श्री कालाहस्ती शैली। ये पूरी तरह से धार्मिक कथाओं और मिथकों से प्रेरित है। इसमें ब्लॉक का कोई काम नहीं होता। यहाँ ज्यादातर डिजाइन पूरी तरह से हाथों द्वारा बिना किसी ब्लॉक के पेंट किए जाते हैं। दोनों ही शैलियों की अपनी एक अलग और अनोखी खूबसूरती है। और अब हम आ पहुंचे हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, कारीगर की मेहनत का मोल। अंत में एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए। जब भी बाजार से एक कलमकारी साड़ी या कुर्ती खरीदी जाती है तो क्या वो सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा होता है? बिल्कुल नहीं। असल में ये उन 45 दिनों की अथक मेहनत, अनगिनत बार की गई धुलाई, प्राकृतिक रंगों के सटीक विज्ञान और सदियों पुरानी समृद्ध भारतीय परंपराओं में किया गया एक निवेश है। इस कला के पीछे छिपे कारीगरों के पसीने को समझना और उन्हें उनका सही सम्मान देना इस विरासत को जिंदा रखने के लिए बेहद जरूरी है। उम्मीद है आज की इस चर्चा से भारत की इस अद्भुत कला की गहराई और इसके असली मूल्य को समझने में काफी मदद मिली होगी।